अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मान नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। पाकिस्तानी मईशत के लिए IMF के आर्जी इंतज़ाम के मुस्बत असरात आना शुरू हो गए हैं और आज नए माली साल और कारोबारी हफ्ते के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई। इब्तदाई चंद मिनट्स में ही KSE 100 इंडेक्स में रिकॉर्ड 2230 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इसके अलावा डॉलर की कदर 5 रुपये जबकि फ़ी तोला सोना 8000 रुपये कम हो गया है। 30 जून की डेडलाइन ख़त्म होने से चंद घंटे पहले पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टैंड बाय अरेंजमेंट तय पाया, जिसके तहत आलमी मालियाती फ़ंड पाकिस्तान को 9 महीने में $3 अरब एक साथ में देगा। इस अबूरी मुआहदे की मंजूरी 12 जुलाई को IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा, जिसके बाद इसी महीने पाकिस्तान को $1.1 अरब की पहली किस्त मिलने की तवक्को है। पाकिस्तान और मालियाती फ़ंड के दरमियान इस अबूरी मुआहदे में पाकिस्तान को पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे कम करना होंगे, जो कि 4300 अरब रुपए हैं। इस हवाले से गैस 50% और बिजली 4 रुपये फ़ी यूनिट तक महंगी होगी। रुपए की कदर को मार्केट फोर्सेस पर छोड़ना होगा। स्टेट बैंक को महंगाई को काबू करने की हिदायत की गई है। इसका मतलब है कि चंद रोज़ पहले शरह सूद जो 22% की गई थी, इसमें मज़ीद भी इजाफा होगा। IMF ने अपनी शराइत में ये शर्त भी रखी है कि पाकिस्तान दोस्त ममालिक से फ़ंड्स लेने की कोशिशें जारी रखेगा। IMF से मुआहदे के बाद पाकिस्तान ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में 5 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा कर दिया, जबकि बजट में 215 अरब के टैक्सेस का इजाफा पहले ही कर दिया है। आज काबीना इजलास में मुआहदे की तफसीलात बताते हुए वज़ीर आज़म शरीफ का कहना था कि चीन मदद को ना आता तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होती। मुआहदा हमारे लिए लम्हा फ़ख्रिया नहीं बल्कि लम्हा फ़िक्रिया है। IMF के साथ पाकिस्तान की डील बेपनाह काविशों के बाद एक मंतकी इंजाम पर पहुंची। चीन ने जो हमारी मदद की है, जो पिछले 3-4 माह गुजरे हैं, ये $5 बिलियन IMF के डील होने से पहले अगर हमें न मिलते तो मामला कुछ और होता। हमारे बरादर मुल्क सऊदी अरेबिया ने $2 अरब का हमसे कमिट किया। वो हमारे लिए फख्रिया लम्हा नहीं है, ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। खुदा करे कि ये आखिरी IMF से हमारी डील हो। IMF की तरफ से पाकिस्तानी मईशत के लिए इस अबूरी बंदोबस्त पर आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ का ये कहना है कि मईशत को इस्तेहकाम देगा, ताहम ये वसूख से नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान $3 अरब की ये फंडिंग हासिल कर लेगा। सवाल यह है कि स्टैंड बाय अरेंजमेंट होता क्या है और क्या वाकई ये मुल्क की मईशत को सहारा दे सकेगा। इसी पर बात करेंगे मुआशी तज्ज़ियाकार खुर्रम साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। खुर्रम शहजाद साहब, सबसे पहले तो ये भी हमारे नाजरीन के लिए बता दें कि ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट क्या होता है और IMF ने हमारे लिए स्टैंड बाय अरेंजमेंट का इंतखाब क्यों किया? क्या इसलिए कि इलेक्शन ईयर है या फिर इसलिए कि वो हमें टेंटर हुक्स पर रखना चाहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, स्टैंड बाय एग्रीमेंट जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, एक ब्रिज फाइनेंसिंग जिसे कहते हैं। कोई इमरजेंसी फाइनेंसिंग सॉर्ट ऑफ होती है तो उसके लिए स्टैंड बाय किया जाता है और इसकी मुद्दत जो होती है, मयाद जो होती है वो कम होती है। जैसा मिसाल के तौर पर इसमें जो है वो 9 महीने है इस वाले एग्रीमेंट में, और ये हमारे लिए इसलिए सूटेबल है कि हम एक बड़े प्रोग्राम में भी जा नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट चेंज है, आगे पॉलिटिकल चेंज आएगा, एक इलेक्शंस होने हैं और इंटरिम गवर्नमेंट आनी है। तो IMF और एक हमारा डाउन साइड ये थी कि जो पिछला वाला प्रोग्राम था, जो EFF था, वो बेसिकली एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जिसे कहते हैं, वो लॉन्ग टर्म होती है, वो 3-4 साल पे एक्सपैंड करती है और आहिस्ता आहिस्ता आप उस प्रोग्राम को अवेल करते हैं, फिर अगले 3-4 साल में उसको पे करते हैं। तो वो हम पूरा नहीं कर पाए। ऑफकोर्स हमारी कोताहियाँ ज़्यादा थी कि हमने उसमें बहुत टाइम ज़ाया किया। हमने ये चीज़ें पहले कर लेनी चाहिए थी, वो अभी बिल्कुल 11th आवर पे आके की, और वो 30 जून को ख़त्म हो रहा था। उसमें 3 रिव्यूज़ बाकी थे, अभी $2.6 बिलियन बाकी थे। तो IMF के साथ ये अच्छी डील हुई है। उसमें प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ज़्यादा जो है वो मेरे ख्याल में पर्सनली जाके, आपने देखा भी होगा कि जाके उन्होंने ये मिन्नत अर्ज़ की कि जी हाँ आप हमारे साथ प्रोग्राम कर लें। तो बहुत सारी डिप्लोमेटिक चैनल्स को भी मेरे ख्याल में एंगेज किया गया। तो ये जो था, ये वाला प्रोग्राम SBA, ये शॉर्ट टर्म होता है, 6 महीने से 9 महीने। इसमें 3 रिव्यूज़ हैं और 2.6 के $3 बिलियन IMF ने किया। और वैसे भी हम IMF के मेंबर, ये पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब हो गया है। अब इसको सीरियसली लेना है और इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को हम इस्तेमाल सही से करें। बहुत मुश्किल होगा, चैलेंजिंग होगा, लेकिन मेरे ख्याल में यही एक ऑप्शन है, वे फॉरवर्ड, जैसे हम ठीक कर, जिसके थ्रू हम जो है चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं ताकि आने वाली गवर्नमेंट के लिए एक राह हमार हो बड़े रिफॉर्म्स के लिए। अच्छा, ये बताइएगा कि जो मौजूदा ये वाला जो प्रोग्राम है, इसके लिए भी हमें बिजली महंगी करनी पड़ेगी, इसके लिए भी हमें अपने एक्सचेंज रेट जो है वो मार्केट फोर्सेस पे छोड़ना पड़ेगा, गैस का मामला ठीक करना पड़ेगा। तो क्या हम अगर इस दर्द से गुजर जाते हैं तो आइंदा हमारे लिए प्रोग्राम लेना आसान होगा,
या हमें प्रोग्राम लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी? देखिए, मैंने जैसे कहा अभी साहब पहले कि आपको एक बड़ा प्रोग्राम तो ज़रूरी चाहिए। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये कि आपको लिक्विडिटी ज़्यादा चाहिए। आपके जो कर्ज़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, जो कर्ज़ों की अदायगियाँ हैं। मिसाल के तौर पे अगले साल आपको 22-23 अरब डॉलर तो सिर्फ कर्ज़ों की अदायगियों में पे करने हैं। अगर आप उसको हाफ भी कर लें कि आधा रोल ओवर हो जाएगा, कि आधा अगले साल हम आगे बढ़ा देंगे, तो अगले साल भी तो पे करने हैं, तो और फिर 12-12.5 अरब डॉलर रह जाएंगे, तो वो भी तो पे करने हैं। तो अब आपको प्रोग्राम जो चाहिए वो 10 से 12 अरब डॉलर का प्रोग्राम चाहिए, और ये चाहिए 3 साल के अरसे में, 2 से 3 साल में। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको क्या दूसरा आईएमएफ का प्रोग्राम चाहिए होगा या नहीं होगा। देखिए, आईएमएफ के साथ पहले हम आईएमएफ को ब्लेम कर रहे थे कि जी वो प्रोग्राम नहीं दे रहे, हमने सब कुछ कर लिया है, उन्होंने आपको प्रोग्राम दे दिया। अब आपने अपना हाउस कैसे इन ऑर्डर करना है, कैसे सब्सिडीज को कम करना है, कैसे आपने टैक्सेस को उस जगह लगाना है जहाँ लगाना चाहिए। बजट में बहुत कुछ बाय द वे हो सकता था जो कि नहीं हुआ, और अब अगर आगे जाते हुए कोई मिनी बजट आता है या अगली गवर्नमेंट आती है तो उसको ये बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो ये डेफिनेटली करना पड़ेगा कि आपको सब्सिडीज़ नहीं देनी है, आपको इलेक्ट्रिसिटी मार्केट प्राइस पर रखनी पड़ेगी, गैस मार्केट प्राइस पर रखनी पड़ेगी, आपको रुपये को जो है मार्केट प्राइस पर रखना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट्स को आपको ऊपर रखना पड़ेगा। ये सारे पेन्स हैं। इसके साथ आपको कैसे अपने खर्चों को कम करना है, कैसे डेट को रीस्ट्रक्चर या रीप्रोफाइल करना है, यानी कि अपने कर्जों को कैसे अपने जो लेंडर्स हैं आपके, चाहे वो आपके ममालिक दोस्त हों या आईएमएफ हो या वर्ल्ड बैंक हो, उनके साथ बैठ के कैसे आप तय करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं होगा ना तो इस प्रोग्राम का भी शायद फायदा ना हो, और अगले प्रोग्राम का भी शायद फायदा ना हो। तो ये हमने अपना हाउस इन ऑर्डर करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। तो कैसे खर्चे ये कम बताइए कि इसमें अब आगे बीच में तो निगरान हुकूमत आ जाएगी, तो आपका तजर्बा क्या बताता है कि निगरान हुकूमत के सामने सिर्फ टारगेट्स होंगे या वो कहीं एडजस्ट भी कर रही होगी, या बजट के अंदर जो दिए गए अहदाफ हैं, इक़दामात हैं, कहीं रिफॉर्म्स हैं जो अगर कोई प्रोसेस शुरू हो जाता है तो उसको भी आगे जारी रखेगी? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका अभी साहब। देखें, इसमें मुझे लगता है कि निगरान हुकूमत के एक फ़ायदा एक नुकसान है। सबसे पहले मैं नुकसान की बात करता हूँ ताकि फ़ायदा फिर अच्छा लगे। नुकसान ये है कि आपको जो है इंटरिम गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती। उसका मैंडेट इतना एक्सपेंडेड नहीं होता जैसे एक मैंडेटेड गवर्नमेंट का होता है 5 साल के लिए या जितने भी साल के लिए वो आती है। तो मेरे ख्याल में उसमें जो निगरान हुकूमत है वो कुछ कर नहीं सकती बहुत ज़्यादा। अब मैं आता हूँ पॉजिटिव साइड पे कि वो क्या कर सकती है जिसकी वजह से हम जो है कंटिन्यूटी कर सकते हैं, इसमें बेहतरी हो सकती है। वो ये कर सकती है कि वो जो आईएमएफ का मैंडेट है उसको एटलीस्ट लेके चल सकती है। मिसाल के तौर पे अगर ये वो आईएमएफ ये कहता है कि रुपये को आप कंट्रोल ना करें, तो इंटरिम गवर्नमेंट वैसे भी कंट्रोल नहीं कर सकती, तो ये एक फ़ायदा हो जाएगा। दूसरा ये कि वो ये कहते हैं कि जी आप एनर्जी प्राइसेस जो हैं या जो भी आपके मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं, मतलब फिजिकल साइड पे, उसको आप एटलीस्ट उस लेवल पे रखें जैसा आपने हमारे साथ प्रॉमिस किया है या कमिटेड किया है। तो निगरान हुकूमत होती है इसलिए कि जो कमिटमेंट्स हैं उनको बस उस लेवल पे लेके चलें और उनको ना कम करें ना बहुत ज़्यादा करें। तो मेरे ख्याल में निगरान हुकूमत एक नंबर 1 बहुत स्मार्ट, बहुत अच्छे टेक्नोक्रेट्स प्रोफेशनल्स को लाना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, खासकर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस खास तौर पे, उसके अराउंड जितना मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज है, एफबीआर है, ये सब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये खुरम एक आम इंटरिम गवर्नमेंट नहीं होगी जी, ये फायदा एक नुकसान है इंटरिम गवर्नमेंट का जो अच्छा, कर ये सकता बड़ा है। आप इम्पोर्टेंट खुरम, बात कर रहे ये हैं। बताइए कि ये जो प्रोग्राम है इसकी मुद्दत तकरीबन मार्च अप्रैल में ख़त्म हो रही होगी, मतलब अगर जुलाई से ये शुरू हो जाता है, तो जब ये 9 महीने का प्रोग्राम है, हम अगस्त में अगर हमारी एक गवर्नमेंट आ जाती है, यानी जो निगरान हुकूमत आ सकती है। अच्छा, पॉलिटिकली भी बाज़ लोग बात कर रहे हैं कि जनाब मार्च में इलेक्शन हो जाएं या फरवरी में हो जाएं या अप्रैल में हो जाएं। हम एक स्पेकुलेशन वाली बात है ये कि अगर हमारी यही जो निगरान हुकूमत है अगर ये चली जाए टू दी एंड ऑफ आईएमएफ प्रोग्राम, तो हमारी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। कहीं आईएमएफ को इस पे एतराज़ तो नहीं होगा, नहीं जी आपने इलेक्शन नहीं करवाया इसलिए अब ये भी मुआहदा बीच में टूट जाएगा या ये जो प्रोग्राम है ये भी बीच में तोड़ना पड़ेगा? क्योंकि दस्तूर और कानून के मुताबिक चलने का आईएमएफ इससे पहले भी हमें कह चुका है। जी जी बिल्कुल, ये आपने लास्ट लाइन जो बोली है ना, यही मैं कहने लगा था कि आईएमएफ तो आपको ऑलरेडी कह रहा है कि अपना पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनली जो पॉलिटिकल आपके इश्यूज हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशनली हल करें। इसका मतलब यही है कि भाई टाइम पे इलेक्शंस करवाएं, एक गवर्नमेंट प्रॉपर आए जिसके साथ हम डील कर सकें। हम इंटरिम गवर्नमेंट के साथ बहुत अरसे तक डील नहीं कर सकते, जो कि बिल्कुल सही बात है। इंटरिम गवर्नमेंट का जो मैंडेट है उसको वही मिलना चाहिए ना, आप उसके बियॉन्ड क्यों लेके जाएं। 2 महीने का अगर उसका टाइम है कि 2 महीने में वक्त पे इलेक्शंस कराए और एक जल्द से जल्द एक मैंडेटेड गवर्नमेंट आ जाए, यानी कि नेक्स्ट गवर्नमेंट आ जाए 5 साल के लिए आती है, फिर वो वहाँ से रिफॉर्म स्टार्ट करे। तो मेरे ख्याल में हम ये नहीं मैं तो ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि इंटरिम गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा अरसे तक रहना चाहिए। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये गवर्नमेंट 1 महीने के अंदर, अगर हम नेक्स्ट पे आते हैं कि मैं बताऊंगा कि क्या करना चाहिए और जिससे हम मजीद इकोनॉमी अफलोट रह सकती है, मजीद हमें रूम मिल सकता है,
ये 1 महीने पे अपना काम करके जाएं, तो उसके अच्छा, बाद खुरम इंटरिम ये गवर्नमेंट के लिए एक अच्छी बेस बनाएं। जी। खुरम ये बताइएगा कि जो कुछ कारखाने हमारे बंद हुए, कि जिन्होंने रॉ मटेरियल बाहर से लाना होता है वो बंद हो गए, गाड़ियों के कारखाने बंद हो गए, तो क्या आपको लगता है कि इस प्रोग्राम के बाद से वो कारखाने दोबारा अपनी शॉप ओपन करेंगे? जी जी बिल्कुल। देखिए मुझे क्या लगता है, इंपोर्ट्स जो है ना वो आईएमएफ ने आपने देखा है कहा है कि इंपोर्ट्स को आप ओपन करें, क्योंकि आईएमएफ ये कहता है कि जब आप मार्केट बेस्ड इकोनॉमी लेके चलते हैं तो फिर हमें सही पता चलता है कि इंपोर्ट्स कितनी है, कितनी रिक्वायरमेंट है डॉलर की, ताकि उस हिसाब से आप मैनेज कर सकें। आप ये तो नहीं कर सकते कि ज़बरदस्ती आप इंपोर्ट्स को रोक के रखें, रुपये को रोक के रखें और आप कहें कि जी हमारी इकोनॉमी में सरप्लस आ गया है तो सब कुछ ठीक है, ऐसा नहीं है। तभी ये इस डिले का भी एक ये रीज़न है कि हमने बहुत ज़्यादा शायद कंट्रोल कर ली थी चीज़ें। तो मेरे ख्याल में इंपोर्ट्स खुलने की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो लोकल इकोनॉमी है या जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इनका जो रॉ मटेरियल आता है, इंटरमीडिएट गुड्स आती हैं, फूड आती है, मेडिसिन आती हैं, उसके रॉ मटेरियल्स आते हैं, ये ज़्यादातर इंपोर्ट होते हैं। और 80% का हिस्सा, 80 से 90% हिस्सा वो है जो एक्चुअली हमारा इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी की वजह से है। यानी कि इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल तो लोकल इंडस्ट्रीज चलती हैं, चाहे वो गाड़ियाँ हों, मोबाइल फोन्स हों, यू नेम इट, मेडिसिन हों, कोई भी चीज़ हो। इवन हम कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं, डिस्पाइट बीइंग एन एग्रेरियन इकोनॉमी, हम कॉटन भी इंपोर्ट कर रहे हैं। आप सोचिए 2-2 अरब डॉलर्स की। तो ये हमारी बताइयाँ हैं जो हमने पिछले 30-40 सालों से अपने इकोनॉमी को इंपोर्ट बेस्ड किया है, एक्सपोर्ट बेस्ड नहीं किया, जिसकी वजह से अब फ़ायदा ये होगा कि इंपोर्ट जो है खुलेगी तो इंपोर्ट इंडस्ट्री को मिलेगी, तो एक्सेस टू सप्लाईज जो है आसान होगी। तो मुझे लगता है इंडस्ट्री अच्छा, थोड़ी चलना भी शुरू हो इस जाएगी। प्रोग्राम को मिलने के बाद डॉलर की कीमत में भी कमी आएगी, उससे क्या कोई फायदा होगा? देखिए इसको मेरे ख्याल में हमें बहुत ज़्यादा इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ये मुझे लगता है एक ऐसा जो है फैक्टर है जो कि मुझे नहीं लगता कोई हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। हाँ, अच्छा, अनटिल एंड अनलेस आपके पास डॉलर का बहुत इनफ्लो आ जाए, जो कि आ सकता है, जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है 1 महीने में कुछ अपने एसेट्स जो है वो बेच सकती है, कुछ हिस्सा जिसमें लिस्टेड कंपनीज हैं, नॉन लिस्टेड ऑप्शंस हैं गवर्नमेंट के पास। 1 महीने के अंदर ये इन्वेस्टर फोरम के नाम से एक चीज़ बनाई है, इसके थ्रू कुछ प्रोफेशनल्स को इंगेज करके हम बड़े अच्छे अपने एसेट्स जो हैं एक सर्टेन वैल्यूएशन पे दे सकते हैं, जिसमें 1 से 2 बिलियन डॉलर्स हम रेस कर सकते हैं। तो वो 1 महीने में वो रेस करें और आगे चलें तो उससे डॉलर का इन्फ्लो बेहतर होगा। फिर सऊदी अरेबिया, यूएई से आप रिक्वेस्ट करें कि आपने जो कमिटमेंट्स किए वो जल्दी पूरी कर दें, वो आपको पैसे देते हैं तो आपका डॉलर का फ्लो इंप्रूव होगा। उसकी बेसिस पे अगर रुपये इंप्रूव होता है तो फिर ठीक है। हाँ, ये नी जर्क रिएक्शन ज़रूर होगा कल या परसों कि 2-4 रुपये, 7 रुपये, 5 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये डॉलर नीचे आ जाएगा, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं होगा। प्लीज़ इसको ध्यान में रखें, सस्टेनेबल नहीं होगा, क्योंकि आपकी इंपोर्ट्स भी साथ खुलेंगी, जिसकी वजह से आपका डॉलर का फिर दोबारा से डिमांड शुरू हो जाएगी। तो मुझे लगता है रुपये जो है थोड़ा 6 से 8 महीने साल में वीकर ही रहेगा, बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता। और स्टेट बैंक को जो महंगाई कंट्रोल करने की हिदायत की गई है, आपको क्या लगता है शरह सूद मजीद कितनी बढ़ सकती है? अभी 22% पर है। मुझे लगता है शरह सूद अब पीक आउट हो गई है, अब शायद इससे ज़्यादा शरह सूद ना बढ़ाई जाए। उसकी वजह ये कि इन्फ्लेशन का आज का अगर आप नंबर देखें तो इन्फ्लेशन, ऑल्दो वो पिछली इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा थी तो ये नंबर आपको गिरता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन महंगाई में ओवरऑल अब जो है ना आपको आहिस्ता आहिस्ता कमी नजर आएगी, क्योंकि इंटरनेशनली भी कमोडिटी प्राइसेस थोड़ी नीचे आई हैं। हमारा थोड़ा सा रुपये इंप्रूव हो जाता है अगर, तो उसका बहुत कम फर्क पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा फर्क किस चीज़ का पड़ेगा महंगाई पे? आपको पता है 3 रीजंस थे महंगाई के ऊपर जाने से। एक आपका फ्लड का मसला था जिसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन ऊपर गई, फिर आपका रुपये का ऑफकोर्स डेप्रिसिएशन हुई, उसकी वजह से एक इम्पैक्ट पड़ा। तीसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट था कि इंपोर्ट्स आपने कम की हुई थी, रोकी हुई थी, जिसकी वजह से सप्लाई मार्केट में आई नहीं रही थी, तो वो इन्फ्लेशन हो रही थी। तो जब इंपोर्ट्स खुलेंगी, सप्लाई मार्केट में आएगी, तो मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से इन्फ्लेशन का पोर्शन जो है वो कम होगा, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कम होगा। लेकिन एक पॉइंट ये ज़हन में रखना है आपने, आप आईएमएफ प्रोग्राम में है, वो आपको जब एनर्जी के प्राइसेस बढ़ाने का कह रहा है, गैस की प्राइसेस बढ़ाने का कह रहा है, दूसरी प्राइसेस बढ़ाने का कह रहा है, तो इन्फ्लेशन में बहुत ज़्यादा कमी एक्सपेक्टेड नहीं है। बट हाँ, थोड़ा सा जो है वो कमी आ सकती है नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स, और फिर आगे देखना जाएगा कैसे गवर्नमेंट मैनेज करती है अपने फाइनेंस। लेकिन आपको लगता है अपने तजर्बे की रोशनी में कि जो अगले 9 महीने थोड़ा सा हमें ब्रीदिंग पीरियड मिला है, इसमें हम कोई एक फार रीचिंग इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, कोई फार रीचिंग रिफॉर्म्स कर सकते हैं? क्योंकि एक तो आउटगोइंग गवर्नमेंट है, उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट है, और उसके बाद जो नई गवर्नमेंट आएगी वो भी जाहिर है इस प्रोग्राम के उसे वक्त बहुत थोड़ा मिलेगा। तो इस दौरान हमें कुछ, आप समझते हैं कि कोई प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा सकता है? जैसे हमने एक काम किया कराची पोर्ट वाला, अब लेकिन ऑन द अदर हैंड हम देख रहे हैं कि पीआईए के लिए दोबारा जहाज़ खरीदने की बात हो रही है जिसको हमें प्राइवेटाइज करना था। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, रिफॉर्म्स एक चीज़ है और कुछ एसेट्स अपने लिक्विडिटी के लिए, डॉलर्स के लिए कुछ हिस्सा बेचना दो चीज़ें। रिफॉर्म्स, पहला सवाल ये आपका कि रिफॉर्म्स हो सकते हैं, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता, ना मेरे ख्याल में रियलिस्टिकली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसी गवर्नमेंट से
जो कि इलेक्शन के पास खड़ी भी हो और आप सोचें कि जी वो एकदम से जो है टैक्सेस कम कर देगी, एकदम से जो है अपने खर्चे काट देगी, एकदम से जो है वो सब प्राइवेटाइज कर देगी, मुझे नहीं लगता ये ऐसा होगा। ये रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है और ना हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। ये एक्सपेक्ट आप करें कि जो 6 महीने का पीरियड आपको मिला है, इसके अंदर जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट एक काम कर सकती है 1 महीने के अंदर कि अपना जो फोरम बनाया है इन्वेस्टमेंट का, वहाँ पे प्रोफेशनल्स को एंगेज करें। वो जल्दी से आपके पास जो एसेट्स हैं, एयरपोर्ट्स आपके पास हैं, LNG प्लांट्स आपके पास हैं, OGTCL, PPL, मारी गैस, ये लिस्टेड कंपनियाँ हैं, ये $1 बिलियन कंपनीज हैं। कुछ हिस्सा इसका निकाल के फॉरन से इंटर गवर्नमेंटल जो कैबिनेट कमेटी बनाई है वो एम्पावर्ड है, उसके थ्रू 1 महीने में ये कुछ ना कुछ पोर्शन रेज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के, सऊदी अरेबिया से, UAE से, कतर से। उनका इंटरेस्ट भी है LNG पावर प्लांट्स में, OGD और ऑयल एंड गैस में, मेटल्स में, उन सब में। तो आप उनको ये दें ना जो उनकी ज़रूरत है। फॉरन से $2-3 बिलियन वहाँ से रेज कर सकते हैं। रिफॉर्म्स देखें अभी नहीं होंगे, रिफॉर्म्स आपको नई गवर्नमेंट आएगी, वही उसी के साथ आप, मेरे ख्याल में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, वही कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद, आप हमारे साथ मौजूद थे। असल इम्तिहान अब शुरू बहुत सारे कुछ हमें करना पड़ेगा इन 9 माह में। हबीब साहब, इस प्रोग्राम की पॉलिटिकल रिपरकशंस क्या होंगी? देखिए, पॉलिटिकल रिपरकशंस तो उस वक्त होते हैं जब मैदान में 2-3 फरीक हों। मैदान में मिसाल के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वाइब्रेंट अपोजिशन के तौर पर मौजूद हो। अब आप देख लीजिए कि असम्बली में ऐसी कोई अपोजिशन मौजूद नहीं है और इस वक्त जो हालात चल रहे हैं पॉलिटिकली, उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दोबारा अपने कद से खड़े होकर इस प्रोग्राम के ऊपर तनकीद करना या रिफॉर्म्स पर इसरार करना या किसी रिफॉर्म की मुखालफत करना, तो उस सूरत में इसका पॉलिटिकल रिपरकशन होता है ना। अच्छा। तो लिहाजा जब एक तरफ जो इस वक्त हमारी जो पॉलिटिक्स है वो तो एक तरफा ट्रैफिक है ना, यानी आपको समझ ही नहीं आ रही कि इस वक्त कौन क्या है। मतलब आप PMLN का वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर खारजा है, उनका चेयरमैन। लेकिन पीपल्स पार्टी वाले उस वजीर आज़म को कहते हैं कि वो हमारा वजीर आज़म है। अच्छा, उसके बाद जो नई पार्टी बनी है IPP, वो भी इस हुकूमत में शामिल है। जो हमारी ANP है वो भी हुकूमत में शामिल है। मौलाना फजल रहमान, MQM, सब के सब हुकूमत में शामिल है। ठीक है, तो अपोजिशन में है राजा रियाज साहब। अब राजा रियाज साहब जो खुद कहते हैं कि मैं 2018 में जिस पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़के जीता था, अब किसी और पार्टी के टिकट पर जीतूंगा, तो वो भी इसी हुकूमत का हिस्सा। तो लिहाजा पॉलिटिकल रिपरकशन का सवाल उस सूरत में उठता है जब मुकाबले पे भी पॉलिटिक्स हो रही हो। अच्छा। तो लिहाजा मुकाबले पे पॉलिटिक्स ही नहीं हो रही तो ये एक तरफा पॉलिटिक्स है, जो दिल चाहे करे। इस वक्त तो वो सुंजियां गलियां हैं, मिर्जा यार जो मर्जी करता फिरे। अच्छा। किसी को कोई परवाह नहीं है। ठीक है, एक ब्रेक लेंगे यहाँ पे नाज़रीन, और ब्रेक के बाद वापस हम बात करेंगे दुबई में होने वाली मुलाकातों के हवाले से। नवाज शरीफ साहब अभी भी दुबई में मौजूद हैं और इस हफ्ते भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ उनकी एक मुलाकात शेड्यूल है। इस पर हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर हुसैन बुखारी साहब से एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कौमी असम्बली की आइनी मुद्दत ख़त्म होने में सिर्फ 40 रोज़ रह गए हैं और पाकिस्तान की सियासत से मुतालिक दुबई में अहम फैसले हो रहे हैं। इत्तलात हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत के दरमियान निगरान हुकूमत और शराकत इक़्तिदार के फॉर्मूले पर इत्तेफाक हो गया है, जबकि नवाज शरीफ साहब का ये कहना है कि आने वाला दौर नून लीग का है और इक़्तिदार में आकर वो महंगाई ख़त्म करेंगे। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी वक्त पर इंतखाबात के इनेकाद की ख्वाहिशमंद है, लेकिन क्या ये मुमकिन भी है? इसके अलावा पीपल्स पार्टी पंजाब में कहाँ स्टैंड करती है, इसी पर बात करेंगे। साबिक चेयरमैन सेनेट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। नैयर, दुबई में अहम मुलाकातें भी हुई, इस हफ्ते भी अहम मुलाकात शेड्यूल है पीपल्स पार्टी की क़यादत की नवाज शरीफ साहब से। और बहुत सारी खबरें सामने आ रही थी कि आप लोग सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी बातचीत कर रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे मामलात हैं, शराकत इक़्तिदार का फार्मूला भी तय पा गया, इस हवाले से भी खबरें आ रही हैं। कुछ आप भी रोशनी डालें कि क्या कुछ हुआ इन मुलाकातों में। शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि बहुत सारी चीज़ें स्पेकुलेशन पे हैं। ऑफिशियल अनाउंसमेंट पीपल्स पार्टी की जानिब से और PMLN की जानिब से कोई अभी तक इशू नहीं हुई। मुलाकातें होना, डिस्कशन, डेलिब्रेशंस, ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है और ये कोई गैर मामूली बात नहीं है। PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम अलायंस में, गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं और लीडरशिप मिलती रहती है। बिलखुसूस जो मुल्की सूरत हाल है इसको भी डिस्कस किया जाता है और करना भी चाहिए। ऑब्वियसली आने वाले जो इलेक्शन है वो भी PDM की जमातें और ANP और पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में हैं, तो ये सीट एडजस्टमेंट की बहुत सारी बातें स्पेकुलेशन पे हैं। जब ये कोई मौक़िफ़, ये सिर्फ एन की एडजस्टमेंट नहीं होगी,
بلکہ پی ڈی ایم بات کرے گی تو پھر پیپلز پارٹی بھی بات کرے گی, اے این پی بھی بات کرے گی. تو آبویسلی آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے ایشوز کو کہ ڈسکس نہ ہو, اور الٹیمیٹلی ڈیسیژن کیا ہوتا ہے پھر ہماری جماعت جو ہے وہ اس کی ہمارا فورم ہے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی, فائنل ڈیسیژن وہ لیتا ہے. تو لیٹ سی, ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کی حالات کا تقاضا یہ ہے کہ باہمی مشاورت سے آگے چلا جائے اور ملک میں استحکام بھی آئے, اسٹیبلٹی بھی آئے, اور پرٹیکولرلی اکنامک اسٹیبلٹی لانا بہت بخاری ضروری صاحب, ہے. ایک بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کی دونوں پارٹیوں کی قیادت جب ملی وہاں پر, تو آئندہ سیٹ اپ کے بارے میں بھی بات ہوئی کہ الیکشن اور بیونڈ الیکشن کیا ہوگا. یہ چیزیں آپ کے, ایک تو یہ بتائیے کہ کیا آپ یکسو ہیں کہ الیکشن, آپ کی پارٹی یکسو ہے کہ اکتوبر میں الیکشن ہوں گے, اور دوسری بات یہ کہ بیونڈ الیکشن کی باتیں ابھی کرنا کچھ مناسب تو نہیں لگتا, اور وہ بھی ملک سے باہر بیٹھ کے؟ دیکھیں اتفاق ایسا تھا کہ لیڈرشپ ملک سے باہر تھی, کیونکہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب, ان کی بڑی بیٹی وہ ادھر دبئی میں ہے, اور چیئرمین بلاول بھی جا رہے تھے جاپان, اس کے بعد ان کا امریکہ جانا تھا. تو میاں صاحب بھی لندن سے وہاں آئے. تو آفیشیل اناؤنسمنٹ ابھی تک نہیں ہے, لیکن اگر کوئی ملاقات ہے جو بھی میڈیا کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ ملک کی ملاقات کرتی رہتی ہے, اور ہم گورنمنٹ میں ہیں تو پولیٹیکل ایشوز ڈسکس ضرور ہوتے ہیں. یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ آنے والے دنوں میں, کیونکہ 13 اگست کو گورنمنٹ ختم ہو جائے گی, اور اس سے پہلے کنسلٹیشن بھی ہونی ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کیسی ہو, اور کیونکہ پرائمریلی جب نئی امینڈمنٹ 18 امینڈمنٹ کے بعد لیڈر آف ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن طے کرتے ہیں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے حوالے سے, تو اس میں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ اپنا ان پٹ ضرور دے گی, اور پرائم منسٹر وہ ان پٹ ضرور جناب آصف زرداری صاحب سے اور بلاول صاحب سے لیں گے. لیکن پوسٹ الیکشن بھی بالکل گفت و شنید ہو سکتی ہے, لیکن الٹیمیٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ الیکشن کے ریزلٹس کیا آتے ہیں, جی پارٹی پوزیشنز کیا ہوتی ہیں, اور اس کے مطابق پھر ڈیسیژن ہوگا. اچھا نیئر صاحب, نون لیگ کے کچھ رہنماؤں کو یہ لگتا ہے کہ عام انتخابات میں پیپلز پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکتی, کیونکہ جو کارکن ہے وہ ووٹ نہیں کرے گا اس سچویشن میں. ہم دیکھ رہے ہیں نواز شریف صاحب سے استحکام پاکستان پارٹی بھی رابطہ کر رہی ہے, لندن میں, معاف کیجیے گا, دبئی میں ان سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. تو کیا آپ سے بھی رابطہ ہے استحکام پاکستان پارٹی کا؟ ایز سچ تو نہیں, میرے نالج میں نہیں ہے, لیکن ایک بات طے شدہ ہے, ہر پولیٹیکل پارٹی اور اس کا لیڈرشپ وہ پولیٹیکل پارٹی کو اپنی کو بالکل سامنے رکھ کے فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے انٹرسٹ میں کیا ہے. میری جماعت بھی فیصلہ وہ کرے گی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے انٹرسٹ میں بات ہوگی. ہم نے کوئی ریکویسٹ نہیں بھیجی ان کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے. سو فار میری جماعت نے کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات تو نہیں کی ہے, لیکن ایک ڈیبیٹ ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو تو لیٹ اٹ بی دیٹ وے. اگر پی ڈی ایم بات کرنا چاہتی ہے تو لیٹ دیم کم ود دا پروپوزل. ہم نے تو کوئی ان سے ریکویسٹ نہیں بھیجی ابھی تک, اور ہر جماعت کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ وہ کہے کہ میری جماعت کا پرائم منسٹر ہوگا. اگر وہ نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کو پرائم منسٹر ہونا چاہیے, یہ ان کا رائٹ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں ایٹ دا سیم ٹائم یہ رائٹ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا بھی ہے کہ اپنی پارٹی کی بنیاد پر یہ کہے کہ میری جماعت کہے کہ وہ پرائم منسٹر ہوں گے. اٹ ڈپینڈس کہ جی ریزلٹس کیا آتے ہیں, جب ریزلٹس آئیں گے تو پھر دیکھا جائے گا, لیکن خواہش کے کسی کی خواہش پہ پابندی تو نہیں لگائی جا سکتی. تو یہ بتائیے گا کہ ایک براڈ کنسنسس کیا اس بات پہ ہو گیا ہے کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے؟ براڈ کنسنسس سے مراد یہ ہے کہ اس جو حکومتی اتحاد ہے اس کے اندر دو سب سے بڑے جز, ایک آپ ہیں اور ایک پی ایم ایل این ہے, تو کیا ان دونوں کے درمیان اتفاق ہے کہ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوں؟ دیکھیں جی, میں تو اپنی جماعت کا موقف آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. نون والے اپنا موقف دے سکتے ہیں, ان کا نہ میں اسپوکس مین ہوں نہ ان کے بیاہ پہ میں کوئی بات کروں گا, لیکن میری جماعت یہ چاہتی ہے کہ جو الیکشن کا ٹینیور پورا ہو, گورنمنٹ کا ٹینیور پورا ہو 13 اگست کو, تو ود ان نیکسٹ 60 days الیکشن ہونا چاہیے. ہاں ایک بات ضرور ہے, وہ پروویژن ہے, اس کا بینیفٹ گورنمنٹ لینا چاہے یا گورنمنٹ کی بیٹھی جماعتیں لینا چاہے,
کہ ارلیئر اگر ڈیزالو ہو جاتی ہے تو پھر ود ان نیکسٹ 90 ڈیز الیکشن ہونا چاہیے. لیکن میری جماعت کا اور میرا یہ فرم بلیف ہے کہ الیکشن جو ہے نا جو پریسکرائب پیریڈ ہے اس کے اندر الیکشن ہو جانے چاہیے. اچھا نیئر صاحب، یہ بھی دبئی ملاقاتوں کے حوالے سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ پاکستانی سیاست کے حوالے سے اہم فیصلے صرف یہ دونوں جماعتیں مل کر لے سکیں. واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں جی، دیکھیں نا، بات یہ کہ ہم الائنس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے الائنس میں اور جماعتیں بھی ہیں، چاہے وہ چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں، لیکن اگر وہ نہ ہو تو گورنمنٹ ایگزسٹ ہی کر سکتی، تو وہ ایکولی امپورٹنٹ ہے. تو جب ہم نے ڈیسیژن کرنا ہے تو ان کو آن بورڈ لے کے کرنا ہے. اچھا یہ بتائیے گا بخاری صاحب، ایک بات یہ بھی چل رہی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے چیئرمین کے نام پہ ایک پروجیکٹ کہا جاتا ہے، چلیے پروجیکٹ عمران کہا جاتا ہے، کہ جی پروجیکٹ عمران جن لوگوں نے شروع کیا تھا ان لوگوں کو سزا دینے پر بھی سوچ بچار ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی کے اندر بھی، پی ایم ایل این کے اندر بھی. اور پی ایم ایل این تو ایک زمانے میں کہہ بھی چکی ہے، آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب نے ایک جلسے میں کہا تھا کہ آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا. انہوں نے کچھ سینئر آفیسرز کے نام لے کے کہا تھا. تو کیا واقعی یہ بات بھی چل رہی ہے کہ ان لوگوں کا حساب کتاب کیا جائے، ان کا احتساب کیا جائے؟ دیکھیں، ایز اے سٹیزن آف پاکستان، ایز اے لا ابائڈنگ سسٹم، میں سمپلی کہہ سکتا ہوں کہ یہ باتیں ہائپوتھیٹیکل کویسچنز بھی نہیں ہونے چاہیے اور اسپیکولیشن بھی نہیں ہونی چاہیے. پی ایم ایل این کا موقف کیا ہے وہ تو وہی جواب دیں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے کوئی کرائم کمٹ کیا ہے اور اس کا کوئی ایویڈنس ہے، اگر وہ کوئی اسٹیبلش کر سکتا ہے پھر تو چاہے وہ اے ہو، بی ہو، سی ہو، پھر تو ہو سکتا ہے. لیکن ہوا میں مقدمے قائم کرنا جس کی بیسس نہ ہو تو پیپلز پارٹی اس پہ بلیو نہیں کرتی. پیپلز پارٹی نے کبھی بھی انتقامی سیاست نہیں کی. لیکن اگر نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کسی نے کام کیا ہے تو پھر جو حکومت وقت ہے وہ فیصلہ کر لے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کو اگلے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے بغیر جو الیکشن ہوگا، کیا آپ کے خیال میں وہ فری اینڈ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کہا جا سکے گا؟ کہ یعنی ابھی سے کچھ لوگ یہ بڑے دعوے سے بات کرتے ہیں کہ جناب ہمیں تو پتہ ہے مسلم لیگ نون کی اتنی سیٹیں ہوں گی، پیپلز پارٹی کی اتنی سیٹیں ہوں گی، شہباز شریف صاحب ترجیح اول ہیں یا نواز شریف صاحب ترجیح ثانی ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑی پارٹی کے بغیر جو پہلے حکومت میں تھی، جس کو آپ نے ہٹایا ہے حکومت سے، تو اس کے بغیر الیکشن قابل قبول ہوگا دنیا کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی؟ حبیب اکرم صاحب، ماشاءاللہ آپ بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں، محنتی ہیں، یو آر ویل ریڈ آلسو. لیکن یہ ساری باتیں جو آپ کرتے ہیں نا، دس از اے گوسپ آن دا کپ آف اے ٹی. یہ ہر جگہ جو تجزیہ نگار بیٹھتے ہیں وہ اپنے ذہن کی اختراع نکالتے ہیں، کیلکولیشن کرتے ہیں جی، اسپیکولیٹ کرتے ہیں جی. تو بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو آپ نے کیسے اسپیکولیٹ کر دیا کہ تحریک انصاف انتخابات میں نہیں ہوگی؟ وہ بات یہ ہے کہ ہم تو پولیٹیکل پروسیس سے اس میں بلیو کرتے ہیں، اور کسی جماعت کو مسترد کرنا ہے تو عوام مسترد کرے، یہ اختیار ان کے پاس ہونا چاہیے. ہاں، کسی پولیٹیکل پارٹی نے اگر نیشنل انٹرسٹ کے خلاف بات کی ہو، اگر ریاست کے خلاف بات کی ہو، تو پھر وہ جو قوانین ہیں اس کے تحت ان کے خلاف جو کارروائی جو کر سکتے ہیں وہ کریں. لیکن میں ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، ایز اے پولیٹیکل ورکر سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو آؤسٹ کرنا یہ اختیار عوام کے پاس ہے، اور عوام کو وہ اختیار استعمال کرنا چاہیے. تو پھر نیئر بخاری صاحب، کیا اگلے عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی پیپلز پارٹی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتی ہے اگر موقع ملے، کہیں ضرورت پڑے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جس جماعت نے اس ملک کو بہت سارا نقصان پہنچایا ہو، جس نے بے روزگاری بڑھائی ہو، لا قانونیت بڑھائی ہو، اور جس نے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کی اس طرح کا انسلٹ کی ہو، توہین کی ہو، اور اس جماعت جو ہے سے ہم کیا بات کر سکتے ہیں؟
अच्छा, और नैयर बुखारी दैट इज आउट ऑफ जी। क्वेश्चन एट दिस स्टेज। अच्छा नैयर बुखारी साहब, ये भी फरमाइएगा, जरदारी साहब को हमने देखा पिछले कुछ अरसे में वो काफ़ी सरगर्म रहे पंजाब में, काफ़ी अहम रहनुमा शामिल भी हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। पंजाब में इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ स्टैंड कर रही है, क्या पोजीशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की? अल्टीमेटली ये तो इलेक्शन रिजल्ट बताएगा ना कि कहाँ हम स्टैंड करते हैं। जी, फिर भी एक असेसमेंट पार्टी की भी तो होती है ना कि हमारी पार्टी की इस वक्त क्या पोजीशन है। असेसमेंट ये कि जी, इसके लिए बड़ी सीधी सी बात है कि पीपल्स पार्टी की बुनियाद पंजाब में रखी गई और पीपल्स पार्टी से पंजाब 88 में भी छीना गया। 90 के इलेक्शन का भी देख लें सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन किया। हाँ पीपल्स पार्टी आज भी पंजाब में एग्जिस्ट करती है और हम अपना शेयर लेंगे। ठीक। अच्छा ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी ने रिकन्सिलेशन की जो पॉलिटिक्स शुरू की थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने, उन्होंने बल्कि सुनवान से किताब भी लिखी, और फिर रिकन्सिलिएशन और मफाहमत की जो बात चली वो हमें इस वक्त, यानी अगर आप देखें आज की सूरत हाल में, वो परफेक्टली इम्प्लीमेंटेड नज़र आती है कि आप और PMLN इक़्तिदार में बाकायदा तौर पे इस मुल्क को यानी आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप देखते हैं कि बियॉन्ड इलेक्शन आपको ये इत्तेहाद भी चलता हुआ नज़र आए, और क्या आज आप हुकूमत में हैं, आप समझते हैं कि ये मसाइल जहां पे अभी तक आप ले आए हैं यहां से आगे भी आपको मिल के ही चलना पड़ेगा इनके हल के लिए? देखें अबीब अकरम साहब, पॉलिटिक्स इज अ डे टू डे अफेयर। जिस तरह इश्यूज इवॉल्व होते हैं, एरप्ट होते हैं, इसी तरह उनका सोल्यूशन भी निकाला जाता है। जी, यू कांट स्पेकुलेट। लेकिन एक बात ये तय है कि पीपल्स पार्टी ने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2006 में साइन किया मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने और मियां नवाज शरीफ साहब ने, हमने तो एक कमेटी बनाई, पीपल्स पार्टी ने भी कमेटी बनाई और एन ने भी कमेटी बनाई कि हम दीगर जमातों को भी ऑफर करें कि वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा बने और उस पर अपना इनपुट दें। और हम समझते हैं नेशनल इंटरेस्ट में अगर ज़रूरी हुआ और जो मुल्क की सूरत हाल है उसमें बियॉन्ड इलेक्शंस भी अगर इत्तेहाद की बात हुई तो वो बिल्कुल उस पर बातचीत हो सकती है। तो इलेक्शन से पहले आप कुछ चार्टर ऑफ इकोनॉमी देख रहे हैं वजूद में आता हुआ? क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब, सदर आसिफ अली जरदारी इसकी तरफ इशारा भी कर रहे हैं। लाहौर में बिजनेसमैन की जो मीटिंग्स थी उसमें भी उन्होंने इस तरह की बात की, बल्कि 2018 में शायद आसिफ अली जरदारी साहब ही पहले शख्स थे जिन्होंने कहा कि इकोनॉमी पे तवज्जो की जाए। तो क्या इस तरह का कुछ चार्टर ऑफ इकोनॉमी आप समझ रहे हैं कि वजूद में आ सकता है इलेक्शन से पहले? सब पहले की बात मैं नहीं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि मुल्क की इकोनॉमी को अगर स्टेबल नहीं करेंगे तो मुल्क और क्राइसिस में जाएगा। आज जो क्राइसिस हम फेस कर रहे हैं कि वो हमारी इकोनॉमी डिस्टेबलाइज थी 2018 से लेके 2022 तक। $20 बिलियन कर्जा लिया जी, 70 सालों में $24 बिलियन था, और इमरान खान जब छोड़ के गया तो $44 बिलियन था। जब ये इक़्तिदार में आया तो $24 बिलियन था। और IMF से जो इश्यूज क्रॉप अप हुए उसकी नालायकी की वजह से हुए। और हम समझते हैं कि पाकिस्तान की सालमियत की बुनियाद जो है वो स्टेबल इकोनॉमी है। जी, रशिया USSR अनस्टेबल इकोनॉमी की वजह से डिसइंटीग्रेट हो गया था। तो हम समझते हैं, पीपल्स पार्टी समझती है, आसिफ अली जरदारी समझते हैं कि इकोनॉमिकली हम स्ट्रांग होंगे तो हम मुआशी तौर पे जब तक स्ट्रांग नहीं होंगे, ना इंटरनली हम स्ट्रांग हो सकेंगे, ना एक्सटर्नल फ्रंट पे हम स्ट्रांग हो सकेंगे। ठीक बात। अच्छा नैयर बुखारी साहब, और वो जरदारी साहब ने कहा कि इसका सोल्यूशन हमारे पास है। जी जी हबीब साहब। बुखारी साहब, एक आप सेक्रेटरी जनरल हैं, एक सवाल अगरचे इससे हटके है, एतजाज एहसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब की क्या पोजीशन है इस वक्त पार्टी के अंदर? देखें जी, पंजाब प्रेसिडेंट ने कोई नोटिफिकेशन जारी किया अभी तक सो फार इधर से सेंटर से तो कोई ऐसा चेयरमैन बिलावल की तरफ से तो कोई स्टेटमेंट नहीं आया। अच्छा। या उनकी तरफ से तो कोई एक्शन नहीं आया। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो दोनों
पार्टी से पुराने वाबस्तगी थी और अगर डिफरेंस ओपिनियन हो तो वो विद इन पार्टी डिस्कस हो सकता है। अच्छा। लेकिन अगर वो कोई पार्टी पॉलिसीज के खिलाफ बात करता है तो फिर उसके लिए जो हमारा कॉम्पिटेंट फोरम है वो CEC का है और CEC ने अभी तक इस पे मीटिंग नहीं हुई अभी तक हमारी। तो एतजाज अहसन साहब जो हैं वो CEC का हिस्सा हैं आज की तारीख में? सो फार तो किसी ने निकाला नहीं है उनको। आपके पास कोई, आपकी नजर से कोई नोटिफिकेशन गुजरा है? नहीं ऐसा नहीं, आप ऐसा वो तो कुछ आपके दस्तखत से आएगा, आपके दस्तखत, मैंने इसीलिए आपसे पूछा। जाहिर है वहां से निकालने या रखने का नोटिफिकेशन तो आपने करना है। मैंने कहा थी फ्रेंड देखें विद इन पार्टी कुछ रिजर्वेशन हैं उनके बारे में, खोसा साहब के बारे में, एतजाज साहब के बारे में, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है पब्लिकली वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। तो विद इन पार्टी हमारी लीडरशिप जो है CEC की मेंबरान हैं वो उनसे शायद एग्री नहीं करते, उनका डिसएग्रीमेंट हो, लेकिन डिसएग्रीमेंट तो विद इन CEC हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन तो फिर CEC लेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नैयर हुसैन बुखारी साहब, आपके साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे हम नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे नैयर हुसैन बुखारी साहब से दुबई मुलाकातों के हवाले से और पाकिस्तानी सियासत और इलेक्शन के हवाले से। हबीब साहब, नैयर हुसैन बुखारी साहब से मैंने क्वेश्चन किया जिसे वो शायद अवॉइड कर गए, शायद वो अवॉइड करना चाह रहे थे इसे, कि दोनों जमातें इस पोजीशन में हैं ही नहीं कि कोई बड़े फैसले ले सकें। तो दुबई मुलाकातों से हासिल वसूल क्या हो गया? क्या सिर्फ बाहमी तनाज़ात के हल के लिए हैं ये मुलाकातें? अच्छा, एक तो मेरा ख्याल है कि जो नैयर बुखारी साहब ने किया मुझे भी वही करना चाहिए। अच्छा। मैं आप आपके सवाल के अंदर छुपी शरारत मैं समझ चुका हूँ। अच्छा। इसलिए वो ज़रा बड़े आदमी हैं, वो ज़्यादा जल्दी समझ गए। मुझे जब आप ब्रेक के बाद आए तो मुझे अब समझ आई है, तो लिहाजा इस बात को तो आप एक साइड पे रखें। जहाँ तक मामला है दुबई की मुलाकातों का, देखिए उसमें जो अहम तरीन चीज़ हो रही है वो दो सवाल है। एक ये है कि इलेक्शन की तारीख क्या है, और इलेक्शन की तारीख पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि वक्त पे होने चाहिए, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हाउस डिवाइडेड है। वो उसके अंदर ये ओपिनियन भी है कि इलेक्शन मार्च में चले जाएं, और उसके अंदर ये लोग भी कहने वाले हैं कि इलेक्शन अक्टूबर में ही या अपने टाइम में अक्टूबर या नवंबर पे हों। तो लिहाजा ये एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि दोनों जमातों की कोशिश ये है कि निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रुर ये अपने हाथ में रखें। अच्छा। अब ये देखना है कि क्या ये अपने हाथ में रखने में कामयाब हो सकती हैं या नहीं हो सकती। यही तो मेरा अच्छा, सवाल है। अब दूसरी, अब आपको साथ ही अब दो बातें भी बता देता हूँ, दो अहम चीज़ें। मेरी मालूमात ये हैं कि अब तक ये डिसीजन हो चुका है, अब तक इस डिसीजन की फेवर में सूरत हाल जा चुकी है कि असेंबली 1-2 दिन पहले तोड़ दी जाए। अच्छा। ताकि 90 दिन का टाइम मिल जाए, एक माह इजाफे मिल जाए। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि चूंकि निगरान वज़ीर आज़म के आजकल बड़े नाम चल रहे हैं, मैंने पहले भी आपको 2 बताए थे, तो अब इसमें एक और नाम का इजाफा कर लें, वो भी मैं बता देता हूँ। वो है कि जस्टिस मकबूल बाकर। अच्छा जी, रिटायर्ड, ठीक है। उनका नाम भी अब लिया जा रहा है। वो भी निगरान वज़ीर आज़म हो सकते हैं, लेकिन उनसे कुछ लोग खौफ खा रहे हैं। क्यों? खौफ इस बात पे खा रहे हैं कि जस्टिस मकबूल बाकर जब आएंगे, अगर वो निगरान वज़ीर आज़म बनते हैं, तो वो तो दस्तूर की किताब के मुताबिक चलेंगे, और दस्तूर की किताब ये कहती है कि 90 दिन या 60 दिन के अंदर इलेक्शन हो। तो कहीं ऐसा ना हो कि बीच में कहीं इसी सिस्टम को तूल देने की कोई जरूरत पड़े, जरूरत पेश तो फिर वो कहें कि नहीं जनाब मैं तो ऐसी इजाजत नहीं दूंगा। अभी तो और तीसरी बात ये भी है कि फिर ये भी है कि कहीं वो ये भी ना कहें कि जनाब सारी जमातों के साथ एक जैसा सलूक किया जाए। हाँ, ये सबसे अहम पॉइंट है। अभी सब प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल अल्लाह ने के बाद।